ने अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का मिला। उसने कहा कीर्ति जी पहचाना, हम साथ पढ़ते थे। कीर्ति जी बोली पढ़ती तो मैं थी, तू तो मुर्गा बनता था। इतनी हाजिर जवाब है। और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दो महिलाएं साथ बैठी और चुप बैठी, बात नहीं कर रही। यह भी विश्व का 8वां आश्चर्य है। मैंने बलजीत जी से पूछा एक मुहावरे का अर्थ बताओ, आम के आम गुठली के दाम, वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ। तो बलजीत जी बोली पति देव ने सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए जैसी हाथ घुमाया, मैंने फौरन उनके हाथ में कपड़ा थमाया। थोड़ी देर में साथ हो गई सारी दीवार, मेहमानों के लिए कमरा हो गया तैयार। काम वाली की जरूरत ही नहीं, फ्री में हो गया सारा काम। इसे ही कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया कल्याणी जी ने। वो कुत्ते की कविता सुनाई, मुझे तो याद आ गया। एक ने कहा कि कुत्ते शादी क्यों नहीं करते? वो बोले क्योंकि पहले ही कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहे होंगे। बधाई देता हूँ कल्याणी जी आपकी शानदार कविता के लिए। और सुनील भाई हरियाणा गौरव हमारे, मैं पूछ रहा था उनसे, मुझसे कह रहे थे कि रसिक जी पत्नी इज्जत नहीं करती। मैंने कहा सुनील भाई एक बात बताओ, उन्होंने पिता को छोड़ा तो ससुर मिले, माँ को छोड़ा सास मिली, भाई को छोड़ा देवर मिला, ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला? सुनील भाई बोले कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिर फ्री में मिली हुई चीज की इज्जत कहां से होगी? और रमेश भाई बहुत अच्छा आपने शुरुआत की, रमेश भाई ने। और रमेश भाई हाँ, बच्चे के भी समझ में आ रहा है, बच्चे बच्चे थोड़ी है। हाँ मैं तो रमेश भाई ने बहुत अच्छा काम पाठ किया। कई बार कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिलता है तो इनको छुट्टी नहीं मिलती। एक दिन उन्होंने छुट्टी मांगी तो बोले छुट्टी नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा जी बहुत जरूरी कवि सम्मेलन है। उन्होंने कहा एक शर्त पे छुट्टी दूंगा। इन्होंने शर्त पूछी तो शर्त वही अंतरराष्ट्रीय शर्त बता दी उन्होंने कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। रमेश भाई बोले उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया होगा। बोले तुम्हें कितने दिन की चले? बोला 2 दिन की। बोला 5 दिन की ले जा अपना पिक्चर। तो डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा आपने काव्य पाठ किया। और डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि डॉक्टर ने अपनी खूबसूरत नर्स को नौकरी से निकाल के पत्ता कर दिया साफ। तो नर्स बोली बिना गलती नौकरी से निकालना कहाँ का इंसाफ? तो डॉक्टर बोला मैंने एक पेशेंट को कहते सुना है, नर्स क्या है बिल्कुल परी है, अखियों से गोली दाग जाती है और मेरी आधी बीमारी तो इसकी मुस्कुराहट से ही भाग जाती है। तो ऐसी नर्स का क्या करना है? लेकिन डॉक्टर साहब मैं 4 पंक्तियां आपके इस प्रोफेशन को मैं नमन करते हुए देना चाहता हूं कि बनता है डॉक्टर न कोठीकार के लिए, बनता है डॉक्टर न कोठीकार के लिए, आया धरा पर सिर्फ सेवा प्यार के लिए, और चल पड़े फोन पे परिवार छोड़ के, दिन देखता न रात जो बीमार के लिए, दिन देखता न रात जो बीमार। और बहुत अच्छा आप मन से सुन रहे हैं, संख्या भली कम है। और जब हम थोड़े लोगों को कविता सुनाते तो हमें ऐसा लगता है हम पांडवों को कविता सुना रहे। आप सब हमारे लिए पांडव हैं, इससे ज्यादा चमचागिरी में आपकी कर नहीं सकते। एक बार तालियां बजा। जी यहाँ उपस्थित हैं, कौरव ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ऋषि वशिष्ठ जी का कोई जवाब नहीं है। हम तो एक कवि सम्मेलन में राजस्थान की तरफ गए, वहाँ एक कुआं है, वहाँ आवाज दो तो आवाज वापिस आती है। तो वहाँ पर हम सब थे। हमने कहा एक बार कुएं में ट्राई करते हैं। मैंने अपना नाम लिया रसिक गुप्ता, कुएं से आवाज आई रसिक गुप्ता। डॉक्टर कीर्ति काले जी ने आवाज दी, डॉक्टर कीर्ति काले, कुएं से आवाज आई डॉक्टर कीर्ति काले। बलजीत जी ने आवाज, सबके नाम से प्रतिध्वनि आई। तो मैंने सोचा ऋषि वशिष्ठ जी इतना बढ़िया आयोजन करते हैं, इतना बढ़िया। तो मैंने कहा एक बार इनका नाम भी ले। मैंने कुएं में आवाज दी, मैंने कहा ऋषि वशिष्ठ जी, डॉक्टर ऋषि वशिष्ठ। कोई से कोई आवाज नहीं है वैसे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा इनका। तो वही बाबा बैठे थे। मैंने कहा बाबा जब हमने अपने नाम लिया तो आवाज आई, हमने ऋषि वशिष्ठ जी का नाम लिया तो आवाज क्यों नहीं आई? बाबा का जवाब सुनना और जितनी तालियां बजाना चाहते हो डॉक्टर साहब के लिए बजाना। बाबा बोले इस दुनिया में रसिक गुप्ता का जवाब हो सकता है, डॉक्टर कीर्ति काली का जवाब हो सकता है, बलजीत जी का जवाब हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ऋषि वशिष्ठ जी का कोई जवाब नहीं। वो बिल्कुल लाजवाब है।
डॉक्टर साहब जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही बोल दिया। से पंगा करो। तो देखो, हाँ मैं आपको बताऊं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक समय था जब हम गांव छोड़कर आए, एक वक्त खाना मिला, एक वक्त नहीं। आज माँ की शारदीय कृपा से सब है, तो 4 पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में समर्पित करता हूं। माँ शारदे को वंदन। कि निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए हैं, निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए हैं, मात शारदे की कृपा से हम आंखों का नूर हुए हैं। और मिला कभी खाना पर कितनी रातें भूखे पेट गुजारी, लेकिन माँ के आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए हैं, लेकिन माँ के आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए। हमारे देश में अरबी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में चीनी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में अंग्रेजी पी जाती है, उसके बाद तो वही निकलती है, उसके बाद तो वही निकलती। अच्छा, अगर किसी की कोई बात किसी भाषा में समझ में ना आए तो एक बार पूछ के देख लो, हिंदी में समझाऊं क्या? सब समझ गया। इतनी शक्तिशाली हमारी हिंदी भाषा को छोड़ के हम अंग्रेजी के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो 2 अंग्रेज भारत आ गए, एक बोला जी मेरे बाथरूम में 5 लाख रुपए लगे हैं, वही दूसरा अंग्रेज बोला जी मेरे बाथरूम में 10 लाख रुपए लगे हैं। वही अपना एक ताऊ खड़ा था हरियाणा का, वो बोला जी मैं सवेरे लोटा लेके जिस खेत में जाता हूँ ना, उसकी कीमत 7 करोड़ है, और ऐसे बाथरूम हम रोज बदलते हैं। तो हमारे ये हाथ से कवि की देशभक्ति है। देश की नाक नीचे नहीं होनी चाहिए। तो हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में उसे जो जवाब दिया वो आपके मन का जवाब था, तब हाथों को खोलिएगा। हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। ये तुम्हारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया विनोद जी। मैं तो भी आ रहा था, रास्ते में जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो सारे तंबाकू कूट रहे थे। तो तंबाकू नहीं कूटना, तालियां बजानी। एक बार मिलके बजाओ तालियां। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कुदरत ने सृष्टि चक्र संभाला नहीं होता, कुदरत ने सृष्टि चक्र संभाला नहीं होता, रातों में तिमिर दिन में उजाला नहीं होता, कितना भी सर झुका लो किसी तीर्थ पर, मगर माँ बाप से बढ़कर के शिवाला नहीं होता, माँ बाप से बढ़कर के शिवाला नहीं होता। और उसी माँ बाप को जब हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बुढ़ापे में कई विषय आए, तब हम उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। 3 द्वारिका में खुले। धिक्कारता हूं उन लोगों को। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि मित्रों ने अपने दोस्त को मजाक में कुत्ता क्या कहा, मित्रों ने अपने दोस्त को मजाक में कुत्ता क्या कहा, यह शब्द उसे इतना भाया कि बाजार गया और अपने लिए अच्छी नस्ल के 2 ऊंचे ऊंचे कुत्ते ले आया। अब कुत्ते मालिक का दिया हुआ खाना खाते थे, और अगर उसकी मां भी उसकी गलती पर डांट दे तो उस पर भी गुर्राते थे। एक दिन मां ने कहा, बेटा मैं तो परेशान हो गई इन कुत्तों से, और आज तो मैंने इनकी वजह से खाना तक नहीं खाया। बेटे ने मां की परेशानी को समझा और उसी दिन उसे वृद्धाश्रम में छोड़ाया, और उसी दिन उसे वृद्धाश्रम में छोड़ाया। अब मां वृद्धाश्रम में और कुत्ते घर में रहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे ही कुत्तापंथी कहते हैं, आधुनिक भाषा में इसे ही कुत्ता संस्कृति कहते हैं। तब कहीं 4 पंक्तियां मैंने लिखी और आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा, भाव उन्हीं के पढ़े नहीं, जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा, भाव उन्हीं के पढ़े नहीं। माता पिता भेजे वृद्धाश्रम, किंतु शर्म से गड़े नहीं। अरे ईश्वर में तो रखी आस्था, लेकिन वो ये भूल गए कि सृष्टि के निर्माता भी तो
माता पिता से बड़े नहीं, सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं, सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। माँ, मैंने किससे पूछा कि दुनिया में सबसे ठंडा क्या है? उसने कहा कि हिम, बर्फ, हिमालय सबसे ठंडा। मैंने कहा हिम से ठंडा? कोई जवाब नहीं दे पाया वो। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी और वो आपको समर्पित करता हूं। और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इस वक्त भी हमारे श्रोता आ सकते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, विशेष नमन। एकदम सम्मेलन सुन के आए हैं। कुबेर है जी, कुबेर है। जी जी जी, आज भी तो मंच पे आ जाओ, वैसे हम तो कुबेरों की बड़ी जरूरत है। अंत में ही निपटाते हैं, अंत में ही निपटाते हैं। सुनिएगा 4 पंक्तियां कि हिम से ठंडा क्या इस दुनिया में, हिमालय से ठंडा क्या? कि चित्त की शीतलता ही मन में प्रेम बीज बो सकती है। चित्त की शीतलता ही मन में प्रेम बीज बो सकती है। क्रोध अग्नि को बस एक पल में शीतलता खो सकती है। और कण कण में शीतलता लेकर भले हिमालय खड़ा हुआ, हिम से शीतल इस दुनिया में केवल मां हो सकती है। हिम से शीतल इस दुनिया में केवल मां हो सकती है। मां बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस मां को तब पता नहीं क्या हो जाता जब ये सासू मां बन जाती। 4 पंक्तियां सुनी आनंद कि एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया। एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। इसलिए सास हो चाहे बहू को पंगा नहीं लेना चाहिए। एक तो कह रही थी, बोली तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, आधा घंटा अपनी सास से लड़ी तब जाके थोड़ा आराम आया। इसलिए महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अगर आपको अपने खानदान का इतिहास जानना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पत्नी के मायके की बुराई शुरू कर दो। 10 मिनट में आपके खानदान का गौरवशाली इतिहास आपके सामने। ईशान भाई बैठे हैं। ईशान भाई कह रहे थे कि पत्नी को, नहीं शादी हुई, मुझसे कह रहे थे कि पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं। मैंने कहा ईशान भाई, पत्नी को संस्कृत में छोड़ो, किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकते। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। समय की सीमाएं। और मैं 3 मिनट की एक कविता पढ़ के समापन के लिए डॉक्टर कीर्ति काली जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। मैंने पत्थर पर एक कविता लिखी और मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन के सारे साहित्य को एक पलड़े में रख दो और इस कविता को एक पलड़े में रख दो तो पलड़ा भारी होगा। मैं वो कविता आज इन प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। एक बार मुझे आदेश दे, बहुत मन से आपने एक कविता को आशीर्वाद दिया है, सराहा है। मैं कविता पढ़ता। मैं एक पत्थर हूँ, मानव जन्म से ही मेरा गहरा नाता है और मेरा नाम लेने पर हर कोई थर थर कांप जाता है। दंगा फसाद हड़ताल में मुझे विशेष इज्जत मिलती है और मुझे इस्तेमाल करके ही दंगाइयों की तबीयत खिलती है। मुझे इस्तेमाल करके ही दंगाइयों की तबीयत खिलती है। मक्का में शैतान पर पत्थर मारने के लिए सारी दुनिया से लाखों लोग करोड़ों खर्च करके आते हैं और मेरे माध्यम से ही सदियों पुरानी परंपरा निभाते हैं और मेरे माध्यम से ही सदियों पुरानी परंपरा निभाते हैं। विश्व का 8वां आश्चर्य है जिस पर दुनिया करती है नाज, मेरा ही मार्बल का रूप तराश दिया तो दूध में नहाया हुआ ताज, तराश दिया तो दूध में नहाया हुआ ताज। लैला ने भी कहा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, क्या मैं रह गया हूं सिर्फ मजनू का खून बहाने को। अरे मुझे इस्तेमाल करो सिर्फ मानवता के लिए, जैसे सर छुपाने को कोई घर बनाने को, जैसे सर छुपाने को कोई घर बनाने को। सुना है जब किसी की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं तो उनमें से कुछ नेता तो कुछ मंत्री बन जाते हैं। मानव वैज्ञानिक बनकर मंगल तक भी होकर आया है, लेकिन वहां से भी सिर्फ मेरे ही कुछ नमूने लाया है, लेकिन वहां से भी सिर्फ मेरे ही कुछ नमूने। प्राचीन काल से ही लोगों को पत्थर का महत्व समझ में आता था, इसीलिए तो इतिहास शिलालेखों पर लिखा जाता था। हो सकता है कल कोई ऐसा जलजल आए कि सब नष्ट हो जाए, तब दुनिया में सिर्फ शिलालेख ही रहेंगे
और मानव के इतिहास की कहानी कहेंगे। काश ये बात यदि आतंकवादियों की समझ में आती तो तालिबान में भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां यूं न तोड़ी जाती। उन मूर्तियों को तोड़ने से वो समझते हैं कि इंसानियत सदा सदा के लिए सो गई। अरे यहाँ तो भगवान राम के छूने से पत्थर की अहिल्या भी जीवित हो गई। अरे यहाँ तो भगवान राम के छूने से पत्थर की अहिल्या भी जीवित। मैं तुच्छ होते हुए भी नदी के प्रचंड वेग का मुकाबला कर लेता हूँ और कई बार तो घिस घिस कर स्वयं ही शिवलिंग का रूप धर लेता हूँ और कई बार तो घिस घिस कर स्वयं ही शिवलिंग का रूप धर लेता हूँ। मैं कितनी ही बार किसी शिल्पी के प्रेम के वशीभूत होकर उसकी छैनी हथौड़ी की मार सह जाता हूँ और एक मूर्ति के रूप में प्रकट होकर किसी देव की अनकही कहानी कह जाता हूँ और एक मूर्ति के रूप में प्रकट होकर किसी देव की अनकही कहानी कह जाता हूँ। मैं किसी बड़े से बड़े शीशे के धुंड को, कविता की सबसे नाजुक पंक्ति आपको सौंपता हूँ कि मैं किसी बड़े से बड़े शीशे के घमंड को अपने छोटे से टुकड़े द्वारा पल भर में चूर कर सकता हूँ और कभी ग्रेनाइट की पालिश द्वारा खुद शीशे का रूप धर सकता हूँ। कभी ग्रेनाइट की पालिश द्वारा खुद शीशे का रूप धर सकता हूँ। जिस प्रकार घर बनाने वाले खुद बेघर होते हैं लेकिन उन घरों के नीचे उनका खून पसीना गड़ा होता है, उसी प्रकार नींव का पत्थर खुद नजर नहीं आता लेकिन पूरा भवन उसी नींव के पत्थर पर खड़ा होता है। चाहे कितनी ही ढलान हो मैं बस ट्रक कार की ओट बन जाता हूं और अपनी छाती पर टनों वजन हंसते हंसते सह जाता हूं। इतना करने पर भी मानव न जाने किस हवा में बहता है और मेरा कलेजा तो तब फटता है जब कोई किसी को पत्थर दिल इंसान कहता है, जब कोई किसी को पत्थर दिल इंसान कहता है। जब कोई मुझे राह में फेंक दे तो भी ठोकर खाने वाला मुझे ही भला बुरा कहता है, लेकिन पत्थर होते हुए भी मेरा दिल इंसान की तरह किसी से बदला नहीं लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे तोड़ने वाले का दिल नहीं तोड़ता, लेकिन मेरा दिल तो तब टूटा जब कश्मीर ने भारत के खिलाफ लगाए नारे और देश की रक्षा के लिए तैनात सेना पर पत्थर मारे। उस वक्त मैं अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोता हूं और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूं और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूं और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूं। और एक शाम देशभक्तों के नाम मैं 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूं और आदरणीय कीर्ति जी को आमंत्रित करना चाहता हूं मैं कि काम वतन के आ न सके जो ऐसी जाका करना क्या। काम वतन के आ न सके जो ऐसी जाका करना क्या, सिर्फ स्वयं की खातिर जग में जीना क्या और मरना क्या। व्यर्थ गंवाते हैं कुछ जीवन इस दुनिया में आकर के, इश्क वतन से हो जाए तो भला मौत से डरना क्या, इश्क वतन से हो जाए तो भला मौत से डरना क्या। और मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कीर्ति काले जी को, उस अंतर्राष्ट्रीय कवित्री को, उस अंतर्राष्ट्रीय संचालिका को जिसे पूरा भारत का स्नेह मिलता है। कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं है, कोई विश्व में ऐसा देश नहीं है जहां हिंदी जाती हो और डॉक्टर कीर्ति काले जी ने वहां काव्य की पताका ना फहराई हो। मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि नारी जब जब सीता बन के वन में जाएगी, लाल किले को न जाने कितनी बार सुशोभित किया है डॉक्टर कीर्ति काले जी ने कि नारी जब जब सीता बन के वन में जाएगी, स्वाभिमान से देश की गर्दन तन ही जाएगी। अंतरिक्ष को चूम चुके हैं कदम सुनीता के और प्रतिभा जिसमें हो वो राष्ट्रपति बन ही जाएगी। दोनों हाथ उठाए, जोरदार तालियां इस आयोजन के लिए, संयोजन के लिए डॉक्टर कीर्ति काले।